ऑफ infectious diseases। जो प्रिवेंशन इन कंट्रोल कैसे करेंगे हम इन्फेक्शियस डिसीज का। अब देखिए जो इन्फेक्शियस डिसीज है इसको हम थोड़ा सा कॉलम वाइज बांट लेते हैं अलग अलग टॉपिक में, और इनके किस तरीके से ये फैलते हैं उसके बेस पर इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ऐसी डिसीजेस जो कि फूड और वाटर से, ऐसी डिसीजेस जो फूड और वाटर से फैल रही हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सी डिसीजेस, एयर बॉर्न डिसीजेस। ठीक है, तो एयरबॉर्न डिसीजेस कौन सी हैं, उनको हम कंट्रोल करेंगे, कौन कौन से मेजर यूज करेंगे उनको कंट्रोल करने के लिए, तो ये। और सबसे लास्ट में है आपका कौन सा, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कौन सी है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, फैलने से कैसे रोका जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस। आप सभी को पता है फूड और वाटर बॉर्न डिसीजेस कौन कौन सी है। ठीक है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसीजेस में एक तो है आपकी टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड काफी फेमस है, जैसे कि मैरी मेलन्स ने फैलाया था। दूसरा है एमीबियोसिस और तीसरा है एस्कैरियासिस। ठीक है, तो ये तीन डिसीज है जो कि किससे, फूड, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से फैलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें इनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, शुड बी यूज्ड फ्रेश फूड एंड क्लीन वाटर, अवॉइड contaminated और अनहेल्दी जंक फूड। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, अगर आपको वाटर बॉर्न डिसीजेस और फूड बॉर्न डिसीजेस से बेटा बचना है तो इसके लिए एक काम आप कर सकते हैं, और वो काम क्या है भाई, फूड और वाटर से ही डिसीज फैल रही है तो हम वो खाना ही ना खाएं। ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड ना खाएं, हमेशा फ्रेश वाटर और फ्रेश फूड और क्लीन वाटर ही आप क्या करें, इनटेक करें। तो जब आप बिल्कुल साफ सुथरा खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, तो आपको ये जो वाटर बॉर्न डिसीज है, ये वाटर बॉर्न डिसीजेस आपको नहीं होगी। ठीक है, तो इसे आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा है, इसका दूसरा किस तरीके से इसे मेंटेन किया जा सकता है, फॉर प्रॉपर पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी हाइजीन। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, फॉर प्रॉपर पर्सनल, या फिर आप कर सकते हैं यहाँ पर यूज प्रॉपर पर्सनल हाइजीन। आप प्रॉपर पर्सनल हाइजीन का उपयोग करें। ठीक है, डेली नहाएं, और साथ के साथ आप जो कम्युनिटी हाइजीन है इसको भी मेंटेन रखें। कम्युनिटी हाइजीन को मेंटेन रखने का मतलब है आपकी जो कॉलोनी है, आप अपने आस पड़ोस को भी प्रॉपर क्लीन रखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप अपने घर का कूड़ा उठा के और सड़क पे डाल दें। भाई, आप घर का कूड़ा उठा के सड़क पर डालेंगे तो वहां पर क्या प्रॉब्लम होगी, सड़क पर भी तो मक्खियां वगैरह होंगी, और वो मक्खियां वहां से कहां पर आएंगी, आपके घर में आएंगी। तो अपनी कम्युनिटी की, अपने आसपास पूरी सफाई रखनी है, सैनिटेशन प्रॉपर रखना है, जो नालियां वो भरी हुई ना हो, वहां पर प्रॉपर आपकी क्या हो,
सैनिटेशन हो रहा, प्रॉपर आपका जो वाटर है वो जहां पर भी जा रहा है सीवेज में वो प्रॉपर जा रहा हो। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि कम्युनिटी हाइजीन और अपनी खुद की हाइजीन आपको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, जिसके कारण आपकी जो मक्खियां वगैरह हैं वो नहीं होंगी। तो इस तरीके से फूड और वाटर बॉर्न डिसीजेस से बचा जा सकता है। एयरबॉर्न डिसीजेस से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपका पेशेंट है, ठीक है, जिसे भी पर्सन है जो सफर कर रहा है एयरबॉर्न डिसीजेस से, उससे दूरी बना के रखें, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं मेंटेन हेल्दी डिस्टेंस टू डिसीज्ड पीपल, ठीक है, जो भी डिसीज पीपल है उससे एक हेल्दी डिस्टेंस बना के रखें। हेल्दी डिस्टेंस का मतलब है जैसी बीमारी है उसके हिसाब से डिस्टेंस बना के रखें, ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है कोरोना चल ही रहा है तो उसमें 2 गज, ठीक है। तो जैसे ही आपका, हाँ भाई, डिसीजेस कौन सी है जो आपकी सिलेबस में है एयरबॉर्न डिसीजेस में, जैसे कि कॉमन कोल्ड हुआ, ठीक है, और दूसरी डिसीज कौन सी है आपकी निमोनिया, ठीक है। जो निमोनिया है हमारी, निमोनिया, और दूसरी कौन सी है कॉमन कोल्ड, ये कैसी हमारी एयरबॉर्न डिसीजेस है, ठीक है। तो इन एयरबॉर्न डिसीजेस से बचने के लिए मेंटेन हेल्दी डिस्टेंस टू डिसीज्ड पर्सन से आपको एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। और दूसरा इसका कैसे बच सकते हैं, टू अवॉइड यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। डिसीज पर्सन के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आर्टिकल्स का मतलब है जैसे कि उसके यूटेंसिल्स हुए, उन यूटेंसिल्स को आपको यूज नहीं करना है। उसका पेन है, ठीक है, उसकी कॉपी है, और आपके जैसे कि बेड वगैरह है, तो ये सारी चीजें एक्सेट्रा लिख देती हूँ, ये सारी चीजें आपको यूज नहीं करनी है क्योंकि ये एयरबॉर्न डिसीज है, एयर से फैलती है, तो आपको ये क्या कर सकती है, डिफरेंट टाइप की डिसीजेस कॉज कर सकती है। अब है वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस होती कौन सी है बेटा, वेक्टर से एक तो होती है आपकी डेंगू, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस में डेंगू है जो कि मच्छर से फैलती है। दूसरी है आपकी मलेरिया, नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया, और नेक्स्ट है आपका फाइलेरियसिस। तो ये सारी आपकी कौन सी हैं, ये सारी आपकी वेक्टर बॉर्न डिसीजेस हैं, और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और फाइलेरियसिस ये सब फैलती किससे हैं, ठीक है, आप जानते हैं ये सब फैलती किससे हैं, मॉस्किटो से, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज के जो मॉस्किटो हैं उनके बाइट करने से ये फैलती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी वेक्टर बॉर्न डिसीज ना हो तो क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले यूज करना पड़ेगा मॉस्किटो नेट्स, ठीक है। दूसरा आपका मॉस्किटो रिपेलेंट, ठीक है। इसके अलावा आप यूज या इंट्रोड्यूस गैम्बूजिया फिश, कई बार रिपीट है याद रखिएगा, गैम्बूजिया फिश इन ब्रीडिंग वाटर बॉडीज ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो की जो ब्रीडिंग वाटर बॉडीज हैं उसमें गैम्बूजिया फिश को आपको क्या कर लेना है, इंट्रोड्यूस करा देना है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल्स लाइक DDT, BHC एक्सेट्रा टू इरेडिकेट मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो से बचने के लिए आप इतना सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आपकी क्या है, अगर आप चाहते हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस ये ना हो तो आपको यहाँ से ये वाले जो कंट्रोल मेजर्स हैं ये यूज करने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं एयरबॉर्न डिसीज ना हो तो ये कंट्रोल मेजर, अगर आप चाहते हैं कि वाटर बॉर्न डिसीज ना हो तो ये कंट्रोल मेजर आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं।
अब ये तो है कंट्रोल मेजर। अगर अब मान लीजिए आपको डिसीज हो गई, ठीक है, या आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं डिसीज होने के, मान लीजिए पूरी कम्युनिटी में डिसीज फैली हुई है और आपको अभी तक नहीं हुई है, तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना होगा, जो प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है किसी भी डिसीज का, अगर कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन हो रहा है तो आपको वैक्सीनेशन कराना चाहिए उस स्पेसिफिक डिसीज से बचने के लिए। तो ये 3 हो गई। और फोर्थ मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं डिसीज से बचने के लिए, वैक्सीनेशन, ठीक है, क्या करा सकते हैं, वैक्सीनेशन करा सकते हैं। प्रॉपर वैक्सीनेशन से भी स्पेसिफिक डिसीज से आप क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा यूज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है। जो किसी पेशेंट को अगर हो गया है और आप हाई रिस्क पर्सन है, आपकी फैमिली में किसी को हुई है ये डिसीजेस, तो आप अपने आप या फिर डॉक्टर से आप क्या कर सकते हैं, कंसल्ट करके कुछ एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, डिसीज को हमारी बॉडी में होने नहीं देती। अगर एक आधा माइक्रोब्स एंटर कर भी जाता है तो उसे किल कर देती हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स आप जानते हैं माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज होती हैं। तो ये सारे आपके हैं इन्फेक्शियस डिसीज को प्रिवेंट करने के और कंट्रोल करने के मेथड। कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है और प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाया जा सकता है और एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा सकता है। तो ये आप बिल्कुल ऐसे ही बना लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए। हो गया नोट? हाँ भाई, इतना समझ में आया आप लोगों के? अब आता है सेकेंड टॉपिक, ये सारा टॉपिक कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। समझ गए? बता तो दो हाँ ना, क्या कह रहे हो? ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, इम्यूनिटी। ठीक है, यहां लिखते हैं बड़ा बड़ा, इम्यूनिटी। ये सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि ये चैप्टर काफी लेंदी है, काफी नहीं बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब आते हैं सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या है, इम्यूनिटी। ठीक है, ड्रग्स आपका इसका थर्ड पार्ट है। तो या तो आप ड्रग्स पहले पढ़ लीजिए या इम्यूनिटी। मैं इम्यूनिटी आपको पहले पढ़ा देती हूँ। तो इम्यूनिटी आप जानते हैं क्या होता है? इम्यूनिटी इज अ डिसीज रेजिस्टेंस पावर ऑफ अ बॉडी। हमारी बॉडी की डिसीज रेजिस्ट करने की जो पावर है, एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारी डिसीजेस फैली हुई हैं, लेकिन हम उसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पर डिसीज फैली हुई है, ठीक है, फिर भी हमें डिसीज नहीं हो रही है। तो ये हमारी बॉडी की एक पावर है, जिसके कारण माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अगर एंटर कर भी गए हैं तो हमारी बॉडी उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो इसी पावर को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। तो आई थिंक आप इम्यूनिटी समझे होंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, डिसीज रेजिस्टेंट पावर ऑफ आ बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। चलिए, तो इम्यूनिटी क्या है समझिएगा इधर। डिसीज रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, आपने इम्यून सिस्टम भी इस समय काफी सुना होगा कि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग है, इसलिए हमें ये फला फला डिसीज नहीं हुई है। ठीक है, तो इम्यूनिटी, और ये इम्यूनिटी काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है। अब देखिए, जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। अगर हम बात करते हैं इम्यूनिटी, तो क्या हो गई, जान गए, हमें हमारे अंदर डिसीज को ना होने की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी हमारी बॉडी की, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी बेटा 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है, और दूसरी होती हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक, तो हमारे अंदर 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारी बॉडी में जन्म से ही होती है। ठीक है, बहुत सारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में कब बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से ही होती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। और कुछ ऐसी इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बनती है कब? जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद। जैसे कि वैक्सीन लगवा ली तो हमारी बॉडी में क्या बन गई? एक इम्यूनिटी ही तो बन गई। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसका इन्नेट इम्यूनिटी का क्या होता है? ये कब होती है? बाय बर्थ। ठीक है, बर्थ से ही होती है। और ये आफ्टर बर्थ होती है, आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसे इसका दूसरा नाम क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी आप समझते हैं अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पे रहने के बाद ही हमारी बॉडी में क्या बनते हैं? अडेप्टिव फीचर्स बनते हैं। तो इन्वायरमेंट से जो हम इम्यूनिटी लेते हैं, ठीक है, या इन्वायरमेंट से हमारे अंदर जो इम्यूनिटी अपने आप बन जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अडेप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने कहीं से ग्रहण की। एक्वायर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रहण करना। ठीक है, तो हमने कहीं से बाहर से हमारे अंदर आई, हमारी बॉडी के अंदर एक डिसीज रेजिस्टेंस पावर अगर बाहर से आई, हमारी बॉडी के अंदर पहले से नहीं थी, तो ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इतना ध्यान रखिएगा, हम जितनी भी वैक्सीन वगैरह इंटेक करते हैं, ये बाहर से ही तो इंटेक की, तो वैक्सीन सारी किसमें आती हैं? आपकी एक्वायर्ड या फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी में आती हैं। ठीक है, तो ये आप समझे कि इम्यूनिटी कितने टाइप की है? इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इसमें आते हैं बहुत सारे बैरियर। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी किससे मिलकर बनी होती है? आपके डिफरेंट बैरियर से मिलकर बनी होती है। इन बैरियर में सबसे पहला बैरियर कौन सा है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर। ठीक है, दूसरा बैरियर कौन सा है? दूसरा बैरियर है बेटा इसमें फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें तीसरा बैरियर कौन सा है? जो थर्ड बैरियर है वो है आपका सेलुलर बैरियर। ठीक है, कौन कौन से हो गए? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, और सबसे लास्ट है आपका साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो इस टाइप से 4 बैरियर होते हैं जो कि इन्नेट इम्यूनिटी में आपके प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी हो गई, अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी खुद 2 से मिलकर बनी होती है, और ये वाला जो पार्ट मैं बनाने जा रही हूँ, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसमें होता है एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है कौन सी? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी इम्यूनिटी 2 टाइप की है। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी कई चीजों से मिलकर आपकी बनी होती हैं, और वो कौन कौन सी है जिनके बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। ठीक है, एक तो है आपकी इसमें ये एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी जिससे हम मिलकर बनी होती है, वो है आपके लिम्फोसाइट। क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके अलावा है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, एक है आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ये इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो इंटरमीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब जो लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये वाली, ये भी आपकी 2 टाइप की है। एक है टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, और दूसरा है बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड।
तो इतना आपको डिटेल में पढ़ना है और इसके बाद एंटीबॉडीज वगैरह कैसी होती है ये सब पढ़ना है और ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इम्यूनिटी आप समझे, इम्यूनिटी दो टाइप की है, इन्नेट और एक्वायर्ड। जो जन्म से ही है वो इन्नेट इम्यूनिटी, और जो आफ्टर बर्थ आपके अंदर आती है वो कौन सी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दो टाइप की, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ये मिलकर बनी होती है लिम्फोसाइट से, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी से। लिम्फोसाइट दो टाइप की इम्यूनिटी, लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं जिनसे अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी कॉज होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है। अब पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर रफ करूंगी इसे। हो गया। अब इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कौन सी, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है बेटा, पहला तो लिखा हुआ है कि कहाँ कब से होती है, जन्म से होती है। और जब जन्म से होती है इन्नेट इम्यूनिटी तो कहां से आती होगी, ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, तो ये जो इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, ये क्या है, कहाँ से आती है, पहली बात तो बर्थ से होती है, जन्म से होती है। और दूसरी बात क्या है बेटा, ये पेरेंट्स से आपके अंदर ट्रांसफर होती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी बर्थ से होती है और दूसरा पेरेंट्स से ट्रांसफर होती है आपके अंदर। और दूसरी बात है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। ठीक है, नेचर में कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि वो केवल मेरे अंदर है आपके अंदर नहीं होगी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है बेटा, मेरे अंदर है, ठीक है, आपके अंदर भी है। और स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक डिसीज के लिए नहीं है, ठीक है, सभी डिसीज के लिए ही है। अगर है तो सभी डिसीज के लिए है, और अगर नहीं है तो किसी भी डिसीज के लिए नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक डिसीज के लिए नहीं होती कि फलाना वाली डिसीज है, मेरे पेरेंट्स को मान लीजिए ये डिसीज नहीं हुई तो मुझे भी ये डिसीज नहीं होगी। तो ऐसी कोई भी आपकी इम्यूनिटी नहीं है जो इस तरीके से आपके पेरेंट्स और आपके अंदर आए। ये क्या है, एक स्पेसिफिक नहीं होती, मीन्स आपका क्या है, ये माइक्रोब्स को, सिंपल सी बात है, माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर आने से रोकती है। ठीक है, अब आने से कैसे रोकती है, इसके लिए बहुत सारे बैरियर होते हैं, और वो बैरियर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इट इंक्लूड बैरियर, इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखें, इट इंक्लूड बैरियर्स। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, बैरियर्स इंक्लूड होते हैं। अब इसमें पहला जो बैरियर है, ठीक है, फर्स्ट बैरियर की बात करें तो फर्स्ट बैरियर कौन सा है हमारा, फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर में आप जानते हैं क्या आता है, फिजिकल बैरियर में आता है स्किन। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना है, स्किन है। दूसरा है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन इंटरनल लाइनिंग present in urogenital system, digestive system and respiratory system। तो समझिएगा इसे, ये आपकी कैसी इम्यूनिटी है, जैसे कि आपका स्किन है। ठीक है, ये अगर आपकी बाहर एक्सटर्नल ये जो कवरिंग है ये स्किन नहीं होती तो आपको पता है एनवायरमेंट में कितने सारे माइक्रोब्स हैं, ये सारे माइक्रोब्स क्या करते, आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते, समझ रहे हो ना। अगर ये स्किन हटा दें तो क्या आ जाएगा, सारा फ्लैश फ्लैश सा आ जाएगा, मीट आपकी अंदर का आ जाएगा,
ठीक है, और उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे और आपकी बॉडी सड़ने लगेगी। तो ये जन्म से ही तो आपके अंदर स्किन थी, ऐसा तो नहीं कि जन्म लेने के बाद जब आप अपने घर में रहने लगे तब आपके ऊपर स्किन बनी, सांप वगैरह तो हो नहीं आप, तो ये कहा क्या होगी, जन्म से ही थी। तो ये क्या है, एक बैरियर है, एक बैरियर है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने से रोक रहा है। ठीक है, तो एक तो स्किन हो गया, और दूसरा क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन आपका क्या है, जो भी हमारी एक्सटर्नल, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, वो उसकी जो इंटरनल लाइनिंग है, जैसे माउथ है, माउथ की बक्कल कैविटी की जो इंटरनल लाइनिंग है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। और ये म्यूकस की मेम्ब्रेन माइक्रोब्स को अपने अंदर क्या कर लेती है, चिपका लेती है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स नहीं जा पाते। तो ये एक बैरियर का काम कर रही है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेंगे और हम बहुत सारी डिसीज से बच जाएंगे। बात समझे इतनी? तो यहाँ पर बेटा क्या है कि ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है अधिकतर उन ऑर्गन्स में मिलती है जिनकी की हमारी बॉडी से एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, जैसे कि नोज, नोज की एक्सटर्नल ओपनिंग है, आप सांस लेते तो आप सांस के साथ ब्रीथिंग में जो एयर ले रहे हैं उसके साथ बहुत सारे माइक्रोब्स आप क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। तो उन माइक्रोब को इनटेक करने से रोकने के लिए, ठीक है, अंदर ना जाए, क्या होता है, म्यूकस की मेम्ब्रेन है। आपका माउथ है, देखो मेरा मुंह लगातार चल रहा है जब से, तो बहुत सारे माइक्रोब्स मेरे मुंह के अंदर भी तो जा रहे होंगे, तो ये कोई डिसीज क्यों नहीं कॉज कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंदर म्यूकस की मेम्ब्रेन है जो कि उसे वहीं पर खत्म कर देती है। ठीक है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, जहां पर आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसकी इंटरनल लाइनिंग भी म्यूकस से बनी होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल बैरियर आप समझ गए। दूसरा कौन सा आता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, देखिए अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, टीयर्स। इसके एग्जाम्पल है टीयर्स। टीयर्स जानते हो, आपके आंसू, जब आप रोते हो ना तो आंसू निकलते हैं। आप बता सकते हैं कि रोते टाइम पर या फिर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो हमारे आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं, यही तो होता है ना। तो क्यों आंसू बहते हैं, जैसे चोट लग गई तो आंसू बहने लगे। आपको पता है हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लाइसोजाइम समझते हैं, लाइजिंग एंजाइम, जो कि रैप्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया को। जानते हो ना, टीयर्स में आपकी क्या होती है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं जो रैप्चर कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो इस तरीके से आपके आंसू निकले, और कहीं पर आपको चोट चोट लगने पर आंसू निकला है, वो आंसू अगर उस चोट पर लगा लो तो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की तरह, एक एंटीसेप्टिक लोशन की तरह वर्क करेंगे। आपकी जो चोट है उसमें कोई भी माइक्रोब्स अगर एंटर कर गया होगा तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो वाली बात हो गई। दूसरा, आपकी जो आंखें हैं हमेशा खुली रहती हैं, तो आंखों से भी तो बहुत सारे माइक्रोब्स एंटर कर सकते हैं। तो आपको पता है जो हमारी आंखें, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, आई बॉल क्यों मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक लुब्रिकेंट है। ठीक है, लुब्रिकेशन हो रहा है। लुब्रिकेशन किसने प्रोवाइड किया है, टीयर्स ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, आंसू ने लुब्रिकेशन प्रोवाइड किया है। तो ये आंसू क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स अगर आंख के अंदर जा भी रहे हैं तो टीयर्स उन्हें रैप्चर कर देते, टीयर्स उन्हें खत्म कर देते, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम, which is a specific type of lysing enzyme which rupture the cell wall of different microorganisms, especially bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसे रैप्चर कर देता है। अब आओ फिजियोलॉजिकल में, एक टीयर्स हो गया, दूसरा है आपका कौन सा, सलाइवा। सलाइवा जानते हो ना, थूक आपका। तो माउथ में, बक्कल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट होता है, जानते हो बक्कल कैविटी में सभी के सलाइवा होता है। तो इस सलाइवा में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि माउथ के से एंटर करने वाले सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। ठीक है, तो अगर माउथ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं तो सलाइवा पहले तो आपके चिपक जाएंगे सलाइवा में। दूसरी बात, सलाइवा में प्रेजेंट है लाइसोजाइम। ठीक है, तो वो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या कर देगा, किल कर देगा माइक्रोब्स को। ठीक है, तीसरा है आपका एसिड इन, एसिड इन किधर, स्टमक। ठीक, हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है।
ठीक है, हमारे स्टमक में एसिड प्रेजेंट है और एसिड क्या करता है, एसिड के दो काम है। ठीक है, एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, इसके दो काम है, एक तो क्या करता है, एक तो माहौल बनाता है किसके लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, जानते हो ना, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक माहौल बनाता है, मींस प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन एंजाइम को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, हमारे स्टमक में एक अनरिएक्टिव या फिर आप कहें कि जो रिएक्शन नहीं कर सकता पेप्सिनोजन एंजाइम मिलता है, उस पेप्सिनोजन एंजाइम को उसके एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करता है कौन, HCl एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, मींस प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बात समझे इतनी? तो ये और दूसरा काम, ये तो एक काम हो गया एसिड का, ये वाला हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने जस्ट बता दिया। दूसरा काम क्या है एसिड का, जो हम खाने के साथ गंदे संदे हाथों से आपने जो खाना खा लिया है वो उसमें माइक्रोब्स रहे होंगे, तो उन माइक्रोब्स को क्या करना, किल करना। तो खाने के साथ, फूड के साथ जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जिसे ना तो सलाइवा मार पाया, ना जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन अपने से अटैच कर पाई, उन माइक्रोब्स को हमारे स्टमक में प्रेजेंट जो एसिड है वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है, किल कर देता है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, सिरुमिन। सिरुमिन क्या होता है बेटा, ईयर वैक्स। अब देखो आपने सुना होगा, मैंने बोला था एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की एक्सटर्नल ओपनिंग कुछ तो मैंने बता दी थी, जैसे माउथ बता दिया, ठीक है, उससे नोज बता दी, यूरोजेनाइटल सिस्टम बता दिया, ईयर सॉरी आईज बता दी कि आईज में आपके टीयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि माइक्रोब्स को एंटर करने से रोकते हैं। अब एक और ओपनिंग बची, क्या आपके कान, कान भी तो खुले हुए हैं, तो इन कान में आपके जो ईयर्स है इसमें एक वैक्स मिलती है। ठीक है, आप जैसे क्या बोलते हैं, गंदगी वगैरह मैल वगैरह जो भी बोलते हैं ना, तो वो क्या है, उसे हम बोलते हैं सिरुमिन। ठीक है, सिरुमिन का मतलब क्या है, ईयर वैक्स। इसे लोग कहते हैं ना, इसे साफ करा लीजिए समथिंग, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। क्या अच्छी होती है कि जो माइक्रोब्स अगर कान से एंटर कर रहे हैं तो ईयर वैक्स अपने से क्या कर लेती है, चिपका लेती है, जिससे कि माइक्रोब्स बॉडी के अंदर एंटर ना करें और हमें किसी भी टाइप की डिसीज ना हो। तो ये क्या है, जन्म से ही तो होते हैं, ईयर में वैक्स बनना आप सीखते तोड़ना है कि हम ईयर में वैक्स बनाना सीखेंगे, उसकी कोई स्पेशल क्लास चल रही है, वो क्या होते हैं आपके अंदर जन्म से ही होते हैं। ठीक है, जो सलाइवा है, सलाइवा थूक बनाना आप नहीं सीखते, ठीक है, वो भी जन्म से ही होते हैं, यानी कि किसका पार्ट है, एक इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये सारे आपके जन्म से ही होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और ये बैरियर है जो कि माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने दो पढ़ लिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इतनी बात समझ में आ गई? समझ गए कि नहीं? चलिए, अब इसके दो और बचे हुए हैं, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर, जो दोनों हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम होने वाला है इस वाली मीटिंग का, तो इसे हम सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर जो कि इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट है, इसे हम कल पढ़ते हैं। ठीक, फटाफट से हमें क्वेश्चंस के आंसर देते जाइए, फिर हम आपकी छुट्टी कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है उसे क्या कहते हैं, जो जन्म से ही इम्यूनिटी होती है उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? चीटिंग मत करना। वेरी गुड, वैष्णवी, श्वेता, नम्रता, रौनक, कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है बेटा आपकी? ये इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। वैक्सीनेशन, दूसरा क्वेश्चन है, वैक्सीनेशन किस इम्यूनिटी में आता है, कौन सी इम्यूनिटी में आता है वैक्सीनेशन? एक्वायर्ड, वैष्णवी वेरी गुड, कौन सी इम्यूनिटी में आता है? एक्वायर्ड में, क्योंकि वैक्सीन हम इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड, वैष्णवी, नम्रता, ठीक है बेटा, एक्वायर्ड। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है, फटाफट से आंसर दीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक्वायर्ड, रौनक, वैष्णवी, दो टाइप की, ठीक है। इन दोनों टाइप के जरा नाम बता दीजिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की है, इन दोनों के नाम बता दीजिए, आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो दो टाइप की होती है उनके क्या नाम है? एक्टिव, पैसिव। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं बोर्ड में। ठीक,
चलिए बेटा, अब नेक्स्ट हम मिलेंगे कल आपकी सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर और इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव और पैसिव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। गुड बाय। रौनक, श्वेता, वैष्णवी, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ओके नम्रता, बाय बाय। वैष्णवी बाय, श्वेता बाय बाय।